हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ईएम एग्ज़ाम पॉइंट 1.0 पर स्वागत है आप सबका। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं यहाँ पर वर्णमाला का ये दूसरा पार्ट यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। आज हम आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या आज का टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। वृत्तमुखी क्या होता है, निरानुनासिक क्या होता है, स्वरों का उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, जीव प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो आप हमारी वीडियो को जो है पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं जो है तो आपको दोबारा कोई भी वर्णमाला का जो है यहाँ पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए यहाँ पर हम यहाँ पे देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। अगर आपने हमारा पहला पार्ट वीडियो का नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण की हम बात करें तो इसको जो है हम 5 भाग में बांटकर पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला आता है मात्रा या उच्चारण या काल के आधार पे। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीभ प्रयोग के आधार पे। तीसरा हम पढ़ेंगे मुख द्वार या मुख विवर के आधार पे। और यहाँ पे हम चौथा पढ़ेंगे ओष्ठ की स्थिति के आधार पे। और अगला है हवा के नाक मुंह निकलने के आधार पर। तो हम यहाँ पर ये 5 टॉपिक में जो है यहाँ पर स्वरों के वर्गीकरण को हम बांट करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला आता है, ध्यान से देखिए, मात्रा उच्चारण काल के आधार पे। इसको अगर हम देखें तो इसको 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। पहला भाग आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम ह्रस्व स्वर के बारे में कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ऐसा स्वर वर्ण जिनको उच्चारण करने में कम से कम समय लगे, या हम कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने स्वर के बारे में यहाँ पे स्वर लिखा है अ आई ई उ ए री ओ औ। तो यहाँ पे लिखा हमने, तो यहाँ पे देखिए अ, यहाँ पे देखिए ये अ है, फिर यहाँ पे देखिए ई है, और क्या है यहाँ पे उ है, और यहाँ पे री है। अगर इनका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में बहुत कम समय लग रहा है, यानी कि कम से कम समय लग रहा है। इसीलिए ये चारों क्या होते हैं, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। याद रखेंगे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या यहाँ पे 4 होती है। यहाँ पे अ, ई, उ और री। तो ये चारों क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। बाकी और यहाँ पे बड़ा आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ए, ओ और औ, ये जितने भी स्वर हैं सभी दीर्घ यहाँ पर हो जाते हैं, यानी कि वो दीर्घ स्वर होते हैं। तो देखिए ह्रस्व स्वर के अन्य नाम क्या हैं यहाँ पे। ह्रस्व स्वर के अन्य नाम, तो अन्य नाम, इसको हम लघु स्वर कहते हैं, इसको हम मूल स्वर कहते हैं, इसको स्वतंत्र स्वर कहते हैं, इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्योंकि इसको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, इसीलिए इसको एक मात्रिक स्वर यहाँ पे कहा जाता है, अर्थात एक मात्रा का समय यहाँ पर लगता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा भाग यहाँ पे देखते हैं। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, ह्रस्व से अधिक समय लगे, अर्थात ऐसा स्वर जिनको हम उच्चारण करें तो यहाँ पे ह्रस्व का 2 गुना समय लगे, अर्थात क्या हो, 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अगर हम अन्य नाम की यहाँ पे बात करें तो इसके अन्य नाम है संधि स्वर और गुरु स्वर। याद रखेंगे, इस दीर्घ स्वर को जो है इसको 2 भागों में, अर्थात 2 भेद में इसको बांटा गया है। पहला आता है यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर और दूसरा आता है संयुक्त दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे पहला देखिए मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं आपके, यहाँ पे देखिए दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी जो है आप ध्यान रखेंगे इनको, ये मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं? मूल स्वर ये कहलाते हैं। ये देखिए मूल, यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये समान स्वरों से मिलके बने हैं, यानी कि मूल दीर्घ स्वरों में क्या होता है, इसमें समान स्वरों का मेल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अ प्लस अ मिल के क्या बना है, दीर्घ अ बना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर है जो है ई प्लस ई, इसको आप छोटी ई बनाइए, ई प्लस ई मिलके दीर्घ ई बना है। यहाँ पे देखिए उ प्लस उ मिलके क्या बना है, यहाँ पे दीर्घ उ बना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या बना है, दीर्घ उ बना है। इसीलिए ये क्या होते हैं, ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं, इनको याद रखेंगे। ये संयुक्त स्वर क्या होते हैं, याद रखेंगे, संयुक्त दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे ऐ है, ओ है और
औ है। ये क्या है, ये चारों के चारों जो है यहाँ पे क्या है, ये सभी जो है संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। इनको याद रखेंगे। इनको संयुक्त दीर्घ स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें असमान स्वरों का मेल होता है। जैसे देखिए अ प्लस ई मिलके क्या बना है, ए बना है। अ प्लस ए मिलके क्या बना है, ऐ बना है। अ प्लस उ मिलके क्या बना है, ओ बना है। अ प्लस ओ मिलके औ बना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें असमान स्वर मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, इस मूल दीर्घ स्वर में ये समान स्वर मिल रहे हैं। इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, समान स्वर मिलने के कारण इसको हम कहते हैं सजाती स्वर। और इस ये संयुक्त दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विजातीय स्वर। यहाँ पे इसको याद रखेंगे। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर हम उसे कहते हैं जो दीर्घ ऐसे स्वरवर्ण जिनका हम उच्चारण करें तो दीर्घ स्वर से जो है अधिक समय लगे, अर्थात हम कह सकते हैं 3 मात्रा का समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम होता है त्रिमात्रिक स्वर। इसका आप ये चिन्ह याद रखेंगे, ये 3 का सिंबल, या यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुरु का सिंबल है, यस या 5, ये सबका ये सिंबल आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने ओम। आप ओम देखिए इसमें 3 गुना समय लग रहा है, और यहाँ पे देखिए रड्डाम, ये दीर्घ से भी अधिक जो है यहाँ पर समय लग रहा है, इसलिए ये क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। इनको याद रखेंगे। और वैसे अगर हम बात करें तो ये जो प्लुत स्वर होते हैं, ये जो है किसी भी प्रकार से जो है ये हिंदी वर्णमाला में नहीं रखे गए, अर्थात इनकी व्यवस्था हिंदी वर्णमाला में नहीं की गई है। इसीलिए जो है इनको हिंदी में जो है नहीं माना जाता। मुख्य रूप से इनके 2 ही भेद माने जाते हैं यहाँ पे। तो आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर दूसरा भाग देखते हैं, जीभ प्रयोग के आधार पे। जीभ प्रयोग के आधार पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्वरों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये देखिए ये जीभ है। जीभ का देखिए जहाँ से जीभ जुड़ी रहती है गले के पास से, उसे हम कहते हैं अग्र भाग। और यहाँ पे देखिए बीच वाले को हम कहते हैं यहाँ पे मध्य भाग। और ये जो एकदम बाहर निकलती है जीभ, इसको हम कहते हैं पश्च भाग। तो जीभ प्रयोग के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। तो आइए पहला देखते हैं यहाँ पे अग्र स्वर किसे कहते हैं। ध्यान रखेंगे स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो है क्या होता है, अग्र भाग काम करता है, तो उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ई है और ए है, इनको अगर उच्चारण करेंगे तो जीभ का अग्र भाग, अर्थात यहाँ पे ये जो अग्र भाग नहीं, यहाँ पे जो है स्पर्श करता है, इसीलिए जो है क्या होते हैं, ये अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे जीभ का क्या होता है, ऐसा स्वर वर्ण जिनको उच्चारण करें जीभ का मध्य भाग काम करें। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, छोटा यानी कि हरस है, इसे हम मध्य स्वर के अंतर्गत यहाँ पे रखते हैं। तो दोनों अगर आपको याद हो गए तो यहाँ पे देखिए पश्च स्वर आता है जो जीभ का पश्च भाग काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ई ए और हमको मिल गया। तो इसके अलावा जो भी बचे हैं सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी जो है पश्च स्वर के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। जैसे बड़ा आ यानी कि दीर्घ आ हो गया, यहाँ पे हरस उ हो गया, दीर्घ उ हो गया, ओ हो गए, अ हो गया और आ हो गया। तो ये सभी क्या है, सभी के सभी पश्च स्वर के अंतर्गत यहाँ पे रखे जाते हैं, इनको याद रखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग यहाँ पे देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण का। तीसरा भाग है मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर। इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है, इसको 4 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। पहला आता है विवृत स्वर, दूसरा आता है अर्ध विवृत, यहाँ पे इसको बना लीजिए अर्ध विवृत, संवृत और अर्ध संवृत, याद इसको बना लेंगे अर्ध संवृत। तो ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला आता है यहाँ पे विवृत स्वर। ये क्या होते हैं, विवृत स्वर में क्या होता है कि जब स्वर का उच्चारण करते हैं हम यहाँ पे तो मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे यहाँ पे देखिए दीर्घ आ बोल के देखिए आ, तो इसमें क्या हो रहा है, मुख द्वार पूरा जो है ऐसे क्या हो रहा है, मुख पूरा गोल हो जा रहा है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में क्या होता है, ध्यान रखेंगे स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार क्या होता है, आधा खुला रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए हर्ष अ है, फिर ए है, फिर औ है, फिर आ है। इनको बोल के देखिए मुंह कम खुल रहा है यहाँ पे, यानी कि आधा मुंह खुल रहा है, आधा खुल रहा है, ओ आधा खुल रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अर्ध विवृत के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे। तीसरा आता है जो है यहाँ पे संवृत स्वर। इसमें क्या होता है, लगभग मुख द्वार क्या होता है, बंद होता है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो लगभग बंद सा जो है हमारा मुंह दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए ई
उ उ। तो देखिए इनको उच्चारण करिए, लगभग हमारा मुंह बंद के ही जैसा यहाँ पे रहता है। इसके बाद लास्ट में चौथा यहाँ पे आता है, ध्यान से देखिए, चौथा वाला जो भाग यहाँ पे आता है, यहाँ पे चौथा वो होता है जो है यहाँ पे अर्धसमृत। क्या होता है? अर्धसमृत यहाँ पर होता है। तो इसको आप यहाँ पे बना लेंगे अर्धसमृत। तो अर्धसमृत के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो आधा मुख द्वार क्या होता है? बंद रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए है और क्या है? ओ है। तो ये क्या होते हैं? अर्ध, यहाँ पे जो है समृत स्वर यहाँ पे होते हैं। तो आप क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे विपरीत, यहाँ पे अर्ध विपरीत आप याद कर लेंगे, और यहाँ पे समृत और अर्ध समृत, ये इनके सभी जो है याद कर लेंगे अच्छे से कि किन के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। आइए हम चौथा भाग यहाँ पे देखते हैं। चौथा भाग आता है यहाँ पे ओष्ठ की जो है स्थिति के आधार पर। तो याद रखेंगे, ये गलत है, इसको जो है दो भागों में यहाँ पे बांट सकते हैं हम। कितने भागों में? दो भागों में। पहला आता है वृत्तमुखी और दूसरा आता है अवृत्तमुखी। तो याद रखेंगे, वृत्तमुखी में क्या होता है, जब स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा ओंठ क्या होता है? एकदम गोलाकार हो जाता है। हमारा ओंठ कैसे हो जाता है? एकदम गोलाकार हो जाता है। और वृत्तमुखी को हम क्या कहते हैं? वर्तुल भी कहते हैं। याद रखें, वृत्तमुखी को स्वर को हम क्या कहते हैं? वर्तुल स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखें, जैसे यहाँ पे देखिए उ है, बड़ा उ है, ओ है और औ है। तो इसको याद रखेंगे, ये जो है हर्ष उ के अंतर्गत आता है, ये जो है दीर्घ उ है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे औ है। तो याद रखेंगे जो है इनको, ये क्या होते हैं? ये वृत्तमुखी होते हैं। इनका एक बार आप उच्चारण करके देखिए, आपको जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इनको एक बार उच्चारण करके देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे आप हमने लिखा, हमने पढ़ा यहाँ पे ऊ पढ़ा तो हमारा ओंठ देखिए एकदम गोल हो जा रहा है। ऊ पढ़ा तो यहाँ पे ओंठ गोल रहा है। ओ को जब हम यहाँ पे पढ़ा तो ये इसका उच्चारण किया तो हमारा ओंठ क्या हो रहा है? गोल हो जा रहा है। इसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे, याद रखेंगे, दूसरा यहाँ पे आता है अर्धवृत्तमुखी। क्या होता है? अर्धवृत्तमुखी। इसको हम क्या कहते हैं? अर्धवर्तुल कहते हैं। इसमें क्या होता है? मुख द्वार जो है आधा खुलता है, अर्थात हमारा जो ओंठ होता है ये गोलाकार नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आ ई ए। याद रखेंगे इनको। तो इनको जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या होता है, इनमें जो है मुख द्वार क्या होता है, ये लगभग हमारा ओंठ क्या होता है, ये गोल नहीं होता है, ये आधा ही यहाँ पे रहता है, अर्थात आधा ही जो है मुंह खुलता है। इसको याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं, इसका लास्ट पांचवा भाग यहाँ पे देखते हैं। पांचवा भाग आता है हवा के नाक मुंह निकलने के आधार पर। याद रखेंगे, इसको दो भागों में इसको भी यहाँ पे बांटा गया है। पहला आता है निरानुनासिक स्वर और दूसरा आता है अनुनासिक स्वर। यहाँ पे याद रखेंगे, निरानुनासिक स्वर को हम और क्या कहते हैं? इसको मौखिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, हम मौखिक स्वर या निरानुनासिक स्वर किसे कहते हैं? याद रखेंगे, निरानुनासिक स्वर हम उसे कहते हैं हवा केवल मुंह से निकले, अर्थात ऐसा स्वरवर्ण जिनको हम उच्चारण करें हवा केवल मुंह से निकले, वो क्या होता है? ये होता है जो है निरानुनासिक या मौखिक स्वर। जैसे यहाँ पे देखिए अ है, दीर्घ अ है, फिर ई है आदि, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी निरानुनासिक होते हैं या मौखिक स्वर होते हैं, अर्थात इनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा होता है। दूसरा आता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होता है? हवा जो है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले। हवा क्या हो, अगर मुंह के साथ नाक से भी निकले तो होता है अनुनासिक स्वर। जैसे यहाँ पे देखिए अंग, और क्या है यहाँ पे, इसको आंग, यहाँ पे देखिए इंग। अब यहाँ पे देखिए, इनको जब हम उच्चारण करेंगे तो इनको जो है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकल रहा है। अगर ये चंद्र बिंदु लगा हुआ किसी स्वर पे दिख जाए तो आप बताइए क्या है? ये अनुनासिक स्वर है। अगर नहीं हो तो क्या है? वो निरानुनासिक या मौखिक स्वर के अंतर्गत यहाँ पे आता है। इनको ध्यान रखेंगे। आइए हम देखते हैं थोड़ा सा जो है स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्वरों के उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो इसको जो है 5-6 भाग में रखा गया है। पहला यहाँ पे देखिए आता है कंठ। तो कंठ से उच्चारित होने वाला स्वर कौन सा है? यहाँ पे देखिए हरस्व और हरस्व अ है और दीर्घ अ है। इसके बाद जो है यहाँ पे विसर्ग आता है। क्या आता है? विसर्ग आता है। ये जो है कहाँ से उच्चारित होते हैं? ये कंठ से उच्चारित होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है तालु। तालु जो है ई, देखिए क्या है, ई जो है कहाँ से उच्चारित होता है? तालु से उच्चारित होता है। इसके बाद देखिए मूर्धा। मूर्धा केवल एक ही है, यहाँ पे री क्या है? ये मूर्धा जो है यहाँ पे मूर्धा से उच्चारित होता है। इसके बाद अगला आता है दंत। याद रखेंगे, दंत से जो है किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है।
इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला देखते हैं ओष्ठ के आधार पे। ओष्ठ से जो है यहाँ पे देखिए उ और उ, ये दोनों कहाँ से, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। इसके बाद अगला आता है कंठ तालु। याद रखेंगे कंठ तालु से जो है कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, याद रखेंगे ए तो हैं, लेकिन इनको याद रखने का सरल तरीका कि ए बना कैसे है। ये देखिए अ और प्लस ई इनसे मिल करके जो क्या है, ए और ए बना है। इसीलिए अ का उच्चारण स्थान देखिए क्या है, अभी हमने देखा कि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। इसीलिए ए का इनका ये जो ए है इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, ये हो जाता है कंठ और तालु से हो जाता है। इसके बाद अगला आता है कंठ ओष्ठ। क्या आता है, कंठ ओष्ठ आता है। याद रखेंगे कंठ ओष्ठ है। तो कंठ ओष्ठ में दो ही आते हैं, ओ और औ। क्या होते हैं, ओ और औ। याद रखेंगे ये कैसे मिलके बना है, ये अ प्लस उ से मिलके बना है। तो यहाँ पे देखिए अ प्लस उ से मिलके बना है, तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। यहाँ पे देखिए अ का उच्चारण स्थान कंठ है और यहाँ पे देखिए उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कंठ ओष्ठ से जो है इसको उच्चारित होता है। तो पूछा जाता है प्रश्न आपसे, कंठ ओष्ठ से उच्चारित होने वाला स्वर कौन सा है, तो आप बताएंगे जो है ओ और औ होता है। और एक नासिका से होता है, याद रखेंगे अंक। ये अंक जो है कहाँ से उच्चारित होता है, नासिका से जो है उच्चारित होता है। तो हमने आज पढ़ा जो है यहाँ पे स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो वीडियो थी सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हम इसका जो है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। आप कमेंट में बताएंगे तब हम आपको ये पीडीएफ आपको दे देंगे।